राजस्थान मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर जनाब जमील खान साहब, के मजलिस के उम्मीदवार मोहतरम जनाब जफर अहमद साहब, काशिफ साहब, इमरान साहब जो कामा के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, रफीक कंडेलवी साहब जो किशन पोल से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, मोहतरम सिराजुद्दीन साहब जो मकराना विधानसभा से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, आबिद गेसावत साहब, नासिर कुरैशी साहब, अब्दुल माजिद साहब, बाबू भाई साहब, डॉक्टर जाफर अख्तर साहब, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस इंतखाबी जलसे में आप शिरकत किए और हम एक लंबा सफर कर आज यहाँ पर पहुंचे हैं। तो रास्ते में भाई साहब देखिए, आप किसी को मत बोलिए, भाई साहब बाबू छोड़ दो, आप छोड़ दो, जब से खामोश चल रहा ना मामला, चल रहे। रास्ते में हम एक लंबा सफर कर आए और मुख्तलिफ मुकामात पर अवामुन्नास ने गाड़ी रोककर अपनी मोहब्बतों से हमको नवाजा, फूल बरसाए। मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 25 नवंबर के दिन जिस तरह आपने फूल बरसाए उस तरह आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवारों पर वोटों की बारिश करेंगे और उनको कामयाब और कामरान करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हम लोग एक अज़ा के लिए रुक चुके हैं, तो मैं अपनी तकरीर को जारी रखूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे सिर्फ इतना ही बताने आया हूँ कि हमें अपने हुकूक के लिए लड़ना है, हमें अपनी मुश्किलों को ख़त्म करने के लिए जिद्दोजहद करना पड़ेगा। नाइंसाफ़ी को अगर ख़त्म करना है तो सिर्फ तकरीर करके या फिर अखबार में एक मज़मून लिखने से नाइंसाफ़ी ख़त्म नहीं होती है। नाइंसाफ़ी उसी वक्त ख़त्म होती है जब आप उस नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए मैदान अमल में उतरते हैं, तभी नाइंसाफ़ियों का खात्मा होता है। फिरका परस्ती का खात्मा सिर्फ जज्बाती तकारीर से फिरका परस्ती का खात्मा नहीं होता है। फिरका परस्ती का खात्मा उस वक्त होता है जब आप मुत्तहिद होकर एक सियासी ताकत बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान में आपको अपना एक जायज़ मुकाम मिले, तो सिर्फ जायज़ मुकाम मुझे मिलना चाहिए कहने से कोई आपको आपका जायज़ मुकाम नहीं देता। उसको हासिल करने के लिए आपको अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करके और उस इत्तेहाद की ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर आपको अपने पसंद के उम्मीदवार अपनी जमात मजलिस के हक़ में जब वोट देंगे, तभी ये तमाम नाइंसाफ़ियों का, फिरका परस्ती का और आपको अपना जायज़ मुकाम मिलेगा। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा कि भारत हमारा वतन अजीज है और वतन अजीज में अगर अल्पसंख्यक समाज को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को या जो भी कमजोर समाज होगा उसको अगर अपना मुकाम हासिल करना है, तो जब तक वो सियासी ताकत नहीं बनेंगे उनसे कभी भी इंसाफ नहीं होगा। हाँ, आप वोट डालने वाले बन चुके हैं, अगर आप जिंदगी भर सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रहना चाहते हैं तो फिर इसका कोई इलाज नहीं कर सकता। अगर आप वोट लेने वाले बनना चाहते हैं
तो फिर आपको मुकाबला करना पड़ेगा, आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। और जब आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आप पर इल्जाम लगेगा कि आप वोट काटने के लिए आ रहे हैं, आप फुला की बी टीम है, आप इनको जिताना चाहते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ही होता है, जब तक आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जब तक आप अपनी वोट की ताकत और आपकी वोट की अहमियत को नहीं दिखाएंगे, कोई आपके करीब नहीं आएगा, कोई आपकी तकलीफ को सुनने वाला नहीं होगा, कोई आपके ख्वाबों को पूरा करने की बात नहीं करेगा, कोई तुम्हारे आंख में जो आंसू है उसको भी महसूस नहीं करेगा। तो इसलिए जरूरी है कि इस चुनाव में आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को अपना वोट दें, उनको कामयाब करने की पूरी कोशिश करें। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, इंसाफ नहीं होगा आपसे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आपके विधायक हैं, क्या नाम है? अबरार साहब हैं, दानिश भी है, अब है नहीं है नहीं मालूम, तो दानिश अबरार साहब है। अब आप ये बताइए कि इनके रहने नहीं रहने से क्या फायदा हुआ है आपको? कुछ नहीं। आप बताइए कि इनके रहने से क्या इन्होंने कोई आवाज उठाई? नहीं। क्या इन्होंने कभी जाकर अपने मुख्यमंत्री से कहा कि जुनैद और नसीर को जिंदा उठाकर राजस्थान से ले जाकर हरियाणा में जला दिया गया, तो क्या दानिश अबरार साहब अपने मुख्यमंत्री के पास जाकर कुछ बोल सके? क्यों नहीं बोल सके? इसलिए नहीं बोल सके क्योंकि उनको मतलब इतना ही है कि बस मैं जीत जाऊं और जितना भी जो लोग मुझे वोट डाले या जो डालने नहीं डाले या फिर जो किसी जगह पर है उनके जीने और मरने से मुझे मतलब नहीं, बस मैं जीत कर आऊं, मैं जिंदा रहूं तो बस काफी है। अब आप बताइए कि ऐसा कब तक चलेगा? जुनैद नसीर का जो कत्ल का वाकया है वो अल्पसंख्यक समाज का वाकया नहीं है, वो इंसानियत का वाकया है। वो मेवात में जरूर है, मगर भारत के कोने कोने में जिस किसी ने जुनैद और नसीर के कत्ल की दास्तान सुनी, वो उनका कलेजा तड़प गया, उनको दिली तकलीफ हुई। मगर यहाँ पर आपके विधायक साहब जीत कर तो आ गए, मगर अपना मुंह नहीं खोलना चाहते हैं। और अगर वो खोलना भी चाहते तो अशोक गहलोत उसकी इजाजत नहीं देते उनको। अभी हमने सुना हमारे मजलिस के उम्मीदवार उनको एक अच्छा नाम दिए। आप बताइए कि ये क्या है? ये आप पुलिस के जरिए किसी को पिटाते हैं, ये कौन सा इनको मजा आता है चीजों में? आप पुलिस से कहते हैं अगर वो सच है जो कह रहे हैं कि वीडियो बनाकर मुझे दिखाओ तो मैं तुमने कैसे मारा किसी नौजवान को। अरे भैया, आपको कोई जिताता है तो उसकी मदद करने के लिए, उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए, जुल्म करने के लिए आपको कोई नहीं जिताता। अगर आप ताकत में इतना डूब जाएंगे, गुरूर में इतना डूब जाएंगे, तो फिर आपका तो सियासी खातेमा यकीनी होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिरौन को भी अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था, नमरूद को भी था अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर, यजीद को भी था अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर, बड़े बड़े बादशाहों को बड़ा गुरूर था कि अब मेरा महल, मेरा हवेली कभी वीरान नहीं होगी। मगर तारीख ने देख लिया कि उन बड़े बड़े बादशाहों के महल आज वीरान पड़े हुए हैं। इनकी हवेलियों में आज कोई इंसान नहीं जाता, कबूतर बैठते हैं वहां पर घोंसला बनाकर। तुमको कौन सा गुरूर ये? अरे भाई, 4 दिन की दुनिया है, आए हैं, इसी मट्टी में चले जाएंगे। मगर तुम क्या करके जा रहे हो? अफसोस की बात है कि ये जुल्म करते हैं आपके, मारो उनको और वीडियो दिखाओ।
अरे भाई, इख्तिदार जब फिरौन के पास नहीं रहा, नमरूद के पास नहीं रहा, अलेक्जेंडर के पास नहीं रहा, मुगलों के पास नहीं रहा, किसके पास रहेगा इख्तिदार? किसी के पास नहीं रहेगा। मगर ये लोग इतना गुरूर में आ गए कि बस विधायक बन गए। अरे दुनिया में विधायक बनना कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान बनना बहुत बड़ी बात है। अफसोस होता है कि इस तरह की बातें जब सुना मैं बैठकर यहाँ पर, मगर हमको और आपको सवाल करना है, गलती तो आपकी है ना, गलती आपकी है। मैं खुल के कह रहा हूँ, आपसे बुरा मत मानिए। आपने ऐसे आदमी को वोट क्यों दिया? आपने कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं था। आपने समझा कि शायद ये अच्छा, मगर आपने ऐसे आदमी को वोट दिया जो मुंह ही नहीं खोलता, कुछ काम करने के लायक नहीं है। और फिर कांग्रेस के जो मुस्लिम नेता हैं वो कहते हैं कि अगर मजलिस 1-2 सीट जीत जाएगी तो क्या होगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 1-2 अगर हम जीत जाएंगे तो चाहे बीजेपी हो, वसुंधरा राजे हो, अमित शाह हो, मोदी, अशोक गहलोत हो, इनकी रातों की नींद हराम कर देंगे। याद रखो, 1-2 की बात कर रहे हो। भारत की पार्लियामेंट में खाली 2 मजलिस के लोकसभा के मेंबर हैं और 2 खड़े हो जाते तो बीजेपी के 300 तो ये कांग्रेस के नेताओं से हम कहना चाह रहे हैं, तुम 1-2 की बात मत करो। जंगल में एक ही शेर रहता जो सब पे हावी हो जाता है। अरे भाई, 1-2 क्यों फिक्र कर रहे आप? अब तो हम शुरुआत कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे राजस्थान की विधानसभा में इंशाअल्लाह। हवा महल से जमील जाएगा, कामा से इमरान जाएगा इंशाअल्लाह विधायक बन के। यहाँ से हमारे जफर अहमद साहब को आप बनाकर भी जाएंगे। हरियाणा से हमारे कुरैशी साहब हैं, किशनपोल से हमारे रफीक साहब है, सब जीतेंगे। तो इनको हम इनके ख्वाब से बेदार करना है लोगों को। ये बड़ी गफलत की नींद में सो रहे थे कि अब कोई नहीं आएगा। अरे भाई, अब आ चुके हैं। तुमको बेदार नहीं करेंगे, तुमको अपने ख्वाब गफलत से नहीं उठाएंगे, बल्कि तुमको हराएंगे इंशाअल्लाह। तुमको भी हराएंगे, मोदी को भी हराएंगे, क्योंकि कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। मेरी इस बात को जहन नशीन कर लीजिए आप। यकीनन बहुत से लोग जो मेरी बात को सुनेंगे वो बोलेंगे, क्या कहता है आदमी, ये कैसा फर्क नहीं है कांग्रेस और बीजेपी में। मैं आपको बताता हूं सिर्फ एक ही बात मेरी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है और मध्य प्रदेश के चुनाव में वहां के साबिका वजीर आला मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कह दिया कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने का काम राजीव गांधी ने शुरू किया था। आप उठाकर देख लीजिए, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने ताले खुलाए थे और उसके बाद बाबरी मस्जिद के खत्म होने का काम शुरू हो गया। अब आप बताइए कि आप जो बोलते लोग मुझे कि तुम इतना क्यों बोलते कांग्रेस के ऊपर, मैं उनको बार बार कहता हूं कि तुम पढ़ते नहीं हो। तुम अगर पढ़ना शुरू करोगे, तुम सोचना शुरू करोगे तो तुमको मालूम हो जाएगा ये कुछ फर्क नहीं है इनमें, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि जब नरेंद्र मोदी जनवरी में जिस जगह पर बाबरी मस्जिद थी और जहां पर आप लोगों ने मिलकर ये काम किया और आप जा रहे जनवरी में, तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि राहुल और कमलनाथ को भी साथ लेकर जाएं। अकेले मत करो मोदी जी। मगर मोदी जी कैमरा में किसी को आने नहीं देते, कोई नहीं आना, बस कैमरा उन्हीं पर, लाइट उन्हीं पर, सब चीज उन्हीं पर। अगर गलती से कोई आ गया तो उसको ऐसा बोलता है। मगर मोदी जी दिल बड़ा करिए,
राहुल गांधी का भी रोल है, कमलनाथ का भी रोल है, इनको भी लेकर जाइए। और अगर आपका दिल और बड़ा है मोदी जी तो गहलोत साहब को भी लेकर जाइए। अगर आपका और दिल बड़ा है तो दानिश भी तैयार हो जाएगा। अब आप बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर, यही तो हम बता रहे हैं आपको। अच्छा, आपको और एक मिसाल देते हैं इन लोगों की, बीजेपी और कांग्रेस की दोस्ती और जोड़ी की। पार्लियामेंट में, लोकसभा में जब महिला आरक्षण का बिल लाया गया, महिला आरक्षण का बिल लाया गया था, उस महिला आरक्षण बिल में उस पूरी पार्लियामेंट में अगर किसी ने उठकर कहा कि उस महिला आरक्षण के कानून में, बिल में ओबीसी की महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, किसी ने नहीं कहा बात, ये सिर्फ सिवाय मंजलिस के मैं और इम्तियाज जलील ने कहा। हमने कहा कि महिला आरक्षण में मुस्लिम खवातीन को और ओबीसी खवातीन को, महिलाओं को इस बिल में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कांग्रेस मुखालिफत की उसकी, बीजेपी मुखालिफत की उसकी, और जब हमने वोटिंग का मुतालबा किया, जब लोकसभा के स्पीकर साहब, आप ही के राजस्थान के कोटा के ओम बिरला साहब ने मुझसे कहा कि ओवैसी तुम क्या अपने तरमीम को पेश करोगे? मैंने कहा सर मैं पेश करने खड़ा हूं। तो स्पीकर ओम बिरला साहब ने कहा कि तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ अल्लाह है सर। हमने तरमीम को मूव किया, फिर हमने कहा कि वोटिंग का मुतालबे किया, वोटिंग का 400 वोट मोदी जी के लाए हुए कानून की तारीफ में गिरे और 2 मुखालिफत में गिरे। वो 2 कौन थे? असदुद्दीन ओवैसी और दूसरा इम्तियाज जलील। और ये कांग्रेसी समझ नहीं रहे थे हम क्या कर रहे थे। एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है, लोग साहब बोले ओवैसी तुमको 2 है, हमारे को 400 मिले। मैंने कहा दीवाने, मैं जो करना चाह रहा था वो मैं उसमें कामयाब हो गया। बोले क्या कामयाब हुए? मैं दुनिया को दिखाना चाह रहा था कि मैं मुस्लिम महिला और ओबीसी महिला के रिजर्वेशन के बात कर रहा था और तुम मोदी के कोर्ट में बैठकर चाय पी रहे। दुनिया ने देख लिया कि तुम मिले हुए हो, और जब यह चुनाव आता ओवैसी मिला हुआ है, ये वोट काटने आता है। अरे जब कानून बनता है, हिस्सेदारी की बात मैं कर रहा हूं और तुम क्या कर रहे हो? तुम मोदी के साथ बैठकर गले मिल रहे हो। ये इनका चेहरा। बहुत दास्तान है इन लोगों की, बहुत कुछ बयान कर सकता हूं। मेरी जबान का और मेरे दलाइल का मुकाबला ना मोदी कर सकते, ना राहुल कर सकते, कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मैं सच्चाई को बयान करता आया हूं और सच्चाई को बयान कर रहा हूं। भारत जोड़ो बोलते हैं राहुल, भारत जोड़ो। फिर इनका एक मशहूर डायलॉग है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। चलो मान लिया मैं तुम्हारे, तुम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, मगर ये तुम्हारे गहलोत की कौन सी मोहब्बत है जुनैद नसीर से? बिल्कुल। जुनैद नसीर के कत्ल के बाद 3 हफ्तों के बाद अशोक गहलोत जाकर जुनैद नसीर को किसी जगह पर उनके परिवार को बुलाकर मिलते हैं। ये आपकी मोहब्बत की दुकान है। ये सामने मोहब्बत की दुकान है, पीछे तशद्दुद का दुकान है। ये सामने मोहब्बत करते हैं और पीछे से हमला करते हैं लोग। कितने पैसे दिए गए जुनैद नसीर को? बोलो दानिश। अगर तुम चाहो तो पुलिस को बोलो मुझे मारने के लिए, मैं कहीं रुक जाता हूं आज ही रात में। जुनैद नसीर के परिवार को 15 लाख का वादा किया गया था। इमरान साहब अब तक 5 लाख मिले, खाली 5-5 लाख मिले। ये क्या फायदा? ये जीत के आते 9 एमएलए। ये तो बादशाह अकबर के 9 रतन से बेकार लोग हैं ये।
नसीर के परिवार को। जब मैं जुनैद नसीर के घर को गया, नसीर के घर गए थे हम लोग, नहीं, जिस घर में गए थे नासिर के घर में गए थे, तो वहां मालूम हुआ कि नासिर के छह बच्चे हैं और उसका बड़ा भाई जो दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, उसके 7 बच्चों की भी कफालत परवरिश नसीर के ऊपर थी। आप कौन सी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं भाई? कहां आपका तो मुख्यमंत्री आपका था। एक कन्हैया लाल का कत्ल हुआ जिसका मैं कंडेम करता हूं। कन्हैया लाल को मारने वाले आतंकवादी है, दहशतगर्द है। जब आपने कन्हैया लाल के आतंकवादियों ने जब उसको मारा तो अशोक गहलोत ने 50 लाख दिए। जुनैद नसीर को भी जिसने मारा वो भी आतंकवादी है, वो भी आतंकवादी है, कोई फर्क नहीं है, दोनों आतंकवादी हैं। मगर मरने वाला जुनैद नसीर है तो 5 लाख सिर्फ, और मुझे इल्जाम लगाते हैं कि असदुद्दीन अवैसी भड़काऊ भाषण देता है। कहां का भड़काऊ? मैं तो तुम्हारी हरकतों को जनता के सामने जब बयान करता हूं, जब मैं कानून के दायरे में रहकर तुम्हारे कपड़े उतारता हूं, तो तुमको दिखता है कि हम ये हमको नंगा करता है। आप बताइए क्यों दिए 5 लाख? 50 लाख देना था। कौन रोका तुमको अशोक गहलोत 50 लाख देने से? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस डरती है ना, 1-2 जीत जाएंगे तो क्या करेंगे। आपको मालूम राजस्थान में कितने अल्पसंख्यक समाज के बच्चे हायर एजुकेशन में, यानी डिग्री, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, प्रोफेशनल स्टडीज में पढ़ते हैं। 2%, सिर्फ 2% पढ़ते हैं। अब इसका जिम्मेदार मैं हूं क्या, बताओ? राहुल गांधी तो हर जगह जाकर बोलते पैसे लेके लड़ते, फुला करते। अच्छा ये बताओ ये 2% क्यों है? राजस्थान में अल्पसंख्यक मुसलमान समाज के हायर एजुकेशन में 2% क्यों है, बताओ हमको। आप क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हो उनको? आप नहीं पढ़ाना चाहते हो उनको। अच्छा, राजस्थान में 21% जो मासूम बच्चे पैदा होते हैं, जो 1-2 साल तक रहते हैं, वो वेस्टेड होते हैं। यानी जो वजन होना, उनका वजन नहीं रहता उनका। राजस्थान में 60% मुस्लिम बच्चे एनीमिक हैं, खून की कमी है। मेरी वजह से अशोक गहलोत, राहुल गांधी। हेलो, अब आप जाके मोदी जी से पूछो तो बोलेंगे ओवैसीकरण की राजनीति कर रहा है। भाइयों बहनों, क्या है ये? आपका गवर्नमेंट का डेटा बयान कर रहा हूं मैं। कौन जिम्मेदार है इसका? फिर आप ये भी देख लीजिए कि राजस्थान में 37% मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लोग पढ़ते ही नहीं है। इसका जिम्मेदार मैं हूं। कौन जिम्मेदार है इसका? ये गवर्नमेंट का डेटा है, ये को मैं आसमान से लाकर नहीं कह रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आपको भी जमील ने बताया कि राजस्थान में अल्पसंख्यक समाज का जो बजट था 1 साल पहले तक, वो सिर्फ 99 करोड़ था। राजस्थान में 11% मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज रहते हैं, उतनी ही आबादी तेलंगाना में है। यहां पर आपको 99 करोड़ मिलते थे। जब मैंने अपनी तकरीर में ये बात कही तो अशोक गहलोत को बड़ी तकलीफ हुई। तो इस साल जब बजट पेश किए, अशोक गहलोत भी बड़े काबिल आदमी हैं, मालूम आपको? नहीं मालूम? जब वो बजट पढ़ना शुरू किए तो पिछले साल का बजट पढ़ना शुरू किया 8 मिनट तक। उनको किसी ने आकर कहा कि अशोक जी पिछले साल का है। ओहो, इस साल का भी पढ़ता है। चलिए, उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो कहा कि मैं 99 करोड़ से 250 करोड़ करता हूं। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, तेलंगाना में अक़लियतों का बजट सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का नहीं,